डियर स्टूडेंट्स, एक बार एक इंजीनियर प्लेन से यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान वह अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। पूरी ध्यान से वो अपना काम कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि प्लेन का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है। और जब कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया है तो प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वह व्यक्ति यानी कि इंजीनियर अपने लैपटॉप पे ही काम करता रहा। प्लेन के सारे लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। आखिर कैसा व्यक्ति है कि इस संकट में भी परेशान नहीं हो रहा है, कुछ काम कर रहा है। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या आपको पता नहीं है कि प्लेन क्रैश होने वाली है? तो उसने कहा कि मुझे पता है कि प्लेन क्रैश होने वाली है। यदि क्रैश हो जाती है, यदि क्रैश होने वाली है तो हमारे पायलट या अन्य लोग उस पर भिड़े हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। यदि बच सकती है तो बचा लेंगे वो, क्योंकि मैं इस जहाज का इंजीनियर तो हूं नहीं, मुझे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अब दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूं और ये काम मुझे करना जरूरी है। यदि सही सलामत मैं पहुंचा, वहां पे प्लेन सही सलामत पहुंच गई तो मुझे ये प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना होगा। यदि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? और हुआ भी वही। कुछ देर बाद कि प्लेन का कंट्रोल रूम से संपर्क जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद सारे लोगों ने अंदर की राहत की सांस ली और इंजीनियर अपना काम लगातार करता रहा। और जैसे ही वह गंतव्य पहुंचा, उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। अब समझते हैं एक बात और कि यदि वो इंजीनियर परेशान हो जाता, अफरा तफरी में वो अपना काम छोड़ देता, तो गंतव्य से पहले पहुंचने से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता। और जब उसका काम पूरा नहीं कर पाता तो उसको प्रेजेंट करने में विफल हो जाता, सही समय पे प्रस्तुत दिखा नहीं सकता प्रोजेक्ट को। तो ठीक वही बात है, हमारे सामने, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां रेगुलर आती रहती हैं, है ना? तो इस चुनौतियों को दरकिनार करके आगे बढ़ना है। ठीक है? थोड़े समय के असंतुलन से हम अपने को परेशान कर देंगे, है ना? हम भी असंतुलित हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो काम है वो समय से पूरा नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? अब देखो, तुम्हें पता है कि एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, नीट के एग्जाम्स होंगे, है ना? और यदि लॉकडाउन सेलिब्रेट करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा भी प्रोजेक्ट वैसे ही अधूरा रह जाएगा, है ना? यदि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम्हें एग्जाम बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो तुम्हें भी उस इंजीनियर की तरह, है ना, अपने को क्या करना पड़ेगा? लगातार अपने काम में व्यस्त करना पड़ेगा, है ना? ये नहीं कि लॉकडाउन की वजह से तुम एंजॉय करना शुरू कर दो। तो नियमित और रेगुलर, है ना, काम करना ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे लेके जा सकता है, आपको सफल बना सकता है ना? तो ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, पोलन ग्रेन। ठीक है? तो पोलन ग्रेन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि पोलन ग्रेन है क्या। मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी इस चैप्टर में। पोलन ग्रेन जो टॉपिक है, जैसे क्या हुआ है कि
आपको बताऊं कि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो सकते हैं। मेल पार्ट को हम लोग एंथर कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। तो जो मेल पार्ट है एंथर, एंथर को हमने काटा था तो आपको पॉलन ग्रेन दिखाया था मैंने, है ना, पॉलन सेक के अंदर। उसी पॉलन ग्रेन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन के, है ना, बोर्ड एग्जाम की व्यू से और उसके बाद नीट के व्यू से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने सारे तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें टॉपिक में। चलिए, तो टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़े हम लोग। कह रहा है कि द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, यानी कि पॉलन ग्रेन को एक नाम दे सकते हैं, मेल गेमेटोफाइट भी है वो, ठीक है। if you touch the open anther of the hibiscus or the other flower, you would find the deposition of the yellowish powdery, ठीक है, pollen grain on your finger। अच्छा, क्या तुमने कभी हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फ्लावर को देखा है? देखा तो जरूर होगा, और यदि देखा है तो उसको कभी हाथ से टच करना है उसके अंदर का, है ना। तुम्हारी हाथों पे येलोविश कलर के पाउडर दिखाई देगा। ये येलोविश जो पाउडर है वो क्या है भाई? तो वही तो है एंथर, है ना। उसी को तो एंथर बोलते हैं, सॉरी उसी को तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं, वही पॉलन ग्रेन है। अब देखो आगे कह रहा है स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन द ड्रॉप ऑफ द वाटर टेकन ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि कह रहा है ये जो आपको पाउडर दिख रहे थे इनको आप स्लाइड पे ले लेना है। स्लाइड पे लेने के बाद उस पे वाटर की ड्रॉपलेट लो और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो, या ऐसे भी दिखते हैं, है ना। यानी कि तुम्हें पॉलन ग्रेन यदि देखना है तो तुम हिबिस्कस के फ्लावर में देख सकते हो या रोज के फ्लावर में भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। देखो एक फिगर मैं दिखाऊं, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये पॉलन ग्रेन का फिगर है, ठीक है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ द फ्यू पॉलन ग्रेन, यानी कि आपके सामने कुछ पॉलन ग्रेन्स के फिगर हैं। ये पॉलन ग्रेन है ना, ये मेल गेमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन को मैंने बताया कि मेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये यही है, आपको 3 फिगर्स दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन के बारे में देखिए ना, कितने अच्छे डिजाइन्स में है, कितने अच्छे तरह का शेप है। और जो थर्ड वाला है ना, यानी कि जो थर्ड वाला फिगर तुम्हें दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है ना, थोड़ा गौर से देखो, है ना, गौर से देखो, तुम्हें कोरोना नजर आएगा, ठीक है। ये कोरोना की तरह दिख रहा है, इसलिए अलर्ट होके पढ़ो, ठीक है। आगे चलते हैं। खैर ये कोरोना नहीं है, ये पॉलन ग्रेन है ना। अब देखो कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े कि पॉलन ग्रेन के बारे में आगे पढ़े हम लोग। तो कह रहा है कि यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ द, है ना, आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन, ठीक है, सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि कह रहा है, समझते हैं बात को, कह रहा है कि यदि आप देखते हैं पॉलन ग्रेन को तो आपको आश्चर्य होगा इसकी आर्किटेक्चर को देख करके। आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट, है ना। उसकी साइज को देख के आपको आश्चर्य होगा, उसकी शेप, उसकी कलर और डिजाइन, है ना। यानी कि उसकी बनावट, शेप, साइज, कलर सब अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज में पॉलन ग्रेन का ये रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। अब देखें, कह रहा है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं आर द जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग
अबाउट द 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन की जो साइज होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इनका डायमीटर, है ना। यानी कि गोल है तो उसका डायमीटर नापेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इट हैज द प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, यानी कि इसमें 2 लेयर होती है, ये भी ध्यान में रखना है ना, कि पॉलन ग्रेन के ऊपर मुख्य रूप से 2 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको समझते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कार्ड, ठीक है, कार्ड एग्जाइन, यानी कि जो ऊपर की कवर है जो बहुत ही हार्ड है उसको एग्जाइन कहते हैं, है ना। इज मेड ऑफ, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, यानी कि ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ठीक है ना, यानी कि क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से और समझो तो इसको। ठीक है, कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में 2 कवर है भाई। जो बाहरी कवर है उसका नाम है एग्जाइन, ठीक है, और एग्जाइन जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, समझो सही, यानी कि ये जो है अब तक का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाइन, ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन में जो एग्जाइन पाए जाते हैं, ठीक है, आउटर कवरिंग को एग्जाइन कहते हैं, वो किस चीज से बना होता है, तो तुम याद रखोगे कि स्पोरोपोलेनिन से बना होता है ना। एक अच्छा सा सवाल बन गया नीट के लिए। ठीक है, यदि पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवर है एग्जाइन, वो किस चीज की बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है ना। इस लाइन को याद रखने की जरूरत है। अब दूसरी बात देखेंगे हम लोग कि आगे देखें, स्पोरोपोलेनिन यदि आप याद रख लिए हैं तो आगे देखें। कह रहे कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एंड एल्कली, यानी कि सीधे सीधे समझे कह रहा है कि ये सहन कर सकता है, विथस्टैंड का मतलब सहन कर सकता है। क्या क्या चीज भाई, तो एक तो टेम्परेचर सहन कर सकता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे भी एग्जाइन का कुछ होता नहीं है, तो एग्जाइन हार्ड टेम्परेचर को सहन कर सकती है, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग एसिड को एंड यहां तक कि एल्कली को भी, है ना। एसिड बेस से भी एग्जाइन का कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। ठीक है, नो एंजाइम डेट डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन इज सो फार, है ना, नोन, यानी कि अब तक यहां तक कि कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। डिग्रेड का मतलब होता है उसको तोड़ देना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये स्पोरोपोलेनिन जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है कितनी हार्ड है ना। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अब ये मैं एक बनाऊं, ये हाँ मैंने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए ये आप ये देखें, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में क्या है, चारों तरफ से एक लेयर है, तो आप मान ले कि ये स्पोरोपोलेनिन है, और जहां पे एक पोर दिख रहा है आपको, छोटा सा पोर दिख रहा है, वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। उस पोर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जर्म पोर, है ना। वहां पे जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आर द वेल, है ना, प्रिजर्व्ड एज द फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन
अब एक लाइन और भी इंपॉर्टेंट मिल गई आपको कि स्पोरोपोलेनिन के बारे में समझें। स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड है कि वो क्या होता है, एक तरह से पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स बना देता है ना। यानी कि जब पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा गहराई में दब जाते हैं तो एक तरह से क्या होता है कि वो फॉसिल में चेंज हो जाते हैं। और वो पॉलन ग्रेन नष्ट क्यों नहीं हुए हैं, डिग्रेड किस लिए नहीं हुए हैं? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की लेयर उन्हें डिग्रेड होने से रोकी है ना। मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर, उसके बाद से एसिड, बेस, ये सारी चीजें स्पोरोपोलेनिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, है ना। इसलिए जो पॉलन ग्रेन है वो फॉसिल्स के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे कोई सारा सवाल पूछ रहा है एनसीईआरटी हमारा। कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड। अच्छा, एक बात बताएं। कह रहा है कि एग्जाइन ये जो है ये काफी तो हार्ड है ना। हार्ड है तो आपको क्यों लगता है कि ये हार्ड होना ही चाहिए? ठीक है, ये सवाल आपके सामने एनसीईआरटी ने दिया है कि क्यों स्पोरोपोलेनिन या एग्जाइन जो है हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा जवाब है कि स्पोरोपोलेनिन यदि हार्ड नहीं होता तो पॉलन ग्रेन तो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता। इसका मतलब कि एग्जाइन जो है वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है? एग्जाइन का स्पोरोपोलेनिन, है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है दूसरा सवाल भी देखें, आपसे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर, है ना। जर्म पोर का फंक्शन क्या है? अरे भाई, जर्म पोर का फंक्शन क्या है? वहीं से तो जर्मिनेशन होगा। जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहीं से तो होता है ना। अब बताओ कि यदि स्पोरोपोलेनिन चारों तरफ कवर किया रहता तो सीड कहां से जर्मिनेट होता है? ठीक है, तो यानी कि स्पोरोपोलेनिन जर्म पोर पे नहीं पाया जाता है और वहां से सीड का जर्मिनेशन होता है। सीधा सीधा समझना है। तो जर्म पोर का फंक्शन क्या है कि वहीं से जर्मिनेशन होता है ना। यदि स्पोरोपोलेनिन का ही बना होता तो जर्मिनेशन होता ही नहीं। ठीक है, आगे चले। आगे पढ़े हम लोग कि द थीन एंड द कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, एक लाइन छूट गया है, ये पढ़े हम लोग। द इनर वॉल जो है पॉलन ग्रेन की, उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। ठीक है, इट इज द थीन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, है ना। अब देखो, सबसे पहले तुमने देखा कि बाहरी जो लेयर है उसको हम लोग एग्जाइन कहते हैं। अब उसके अंदर आते हैं पॉलन ग्रेन में थोड़ा सा, उसको हम लोग कहते हैं, दूसरी जो लेयर है उसको इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन की खास बात क्या है भाई कि इंटाइन जो है किस चीज से बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन से, है ना। तो क्या समझा तुमने कि एग्जाइन जो था स्पोरोपोलेनिन से बनता है और जो इंटाइन है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनता है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इस बात को तुम भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, है ना, याद कर लेना। ठीक है, कि इंटरनल लेयर या इंटाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन विल बी मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये नीट का सवाल है ना। ठीक है, कई सारे ऑप्शन बना दिया जाए तो तुम्हें आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए इस पे स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। आगे, ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन क्या होता है? इज द सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। व्हेन ए पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन द टू सेल, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसमें दो सेल बन जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव और एक जो होता है जनरेटिव, है ना। मैं फिगर के माध्यम से अभी दिखाऊंगा आपको। खैर, तब तक अभी अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करें, है ना। दूसरी बात देखें, दूसरी बात कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल इज बिगर, कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा है
हैज एबुंडेंट फूड रिजर्व्ड एंड ए लार्ज, कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है और उसमें एबुंडेंट फूड है, रिजर्व फूड है, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, और उसमें जो न्यूक्लियस है लार्ज है और इरेगुलर है। ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोएड इन द साइटोप्लाज्म, जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है और साइटोप्लाज्म में फ्लोएड कर रहा है, यानी तैर रहा है। आप द वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता हुआ नजर आता है। ठीक है। कह रहा है कि इट इज द स्पिंडल शेप्ड विथ द डेंस एंड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि कह रहा है कि ये स्पिंडल शेप होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है ना। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसको बहुत ही गौर से देखें आप, है ना। यानी कि कह रहा है कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन सेड होता है ना। पॉलन ग्रेन बाहर आता है, कब आता है भाई, तो 2 सेल स्टेज में। ठीक है ना। यानी कि पॉलन ग्रेन में जब 2 सेल बन गए, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, तब वो एंथर से बाहर आते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि 2 सेल स्टेज में मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आता है ना। और कौन कौन से वो 2 सेल हैं, तो यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसकी खास बात क्या है आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, है ना, टू गिव राइज द 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर द सेड। यानी कि कह रहा है कि कुछ में ऐसा होता है, यानी कि बाकी एंजियोस्पर्म में क्या होता है एक तरह से कि जो वेजिटेटिव सेल है वो पुनः रिमेनिंग स्पीसीज में जो जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव नहीं, जनरेटिव सेल है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि अब टोटल मिला के 3 सेल स्टेज बन गए। तो 3 सेल स्टेज में जो पॉलन ग्रेन है वो एक तरह से रिलीज होता है ना, या सेड होता है। तो आपसे एक सवाल किया जाए कि पॉलन ग्रेन जो होता है कब सेड होता है, यानी कि एंथर से कब बाहर आता है, तो आप 2 आंसर बताएंगे कि मैक्सिमम केसेस में 2 सेल स्टेज में, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में, और बाकी में क्या होता है कि 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से बाहर आते हैं, यानी कि सेड होते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊं, एक चीज पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो देखें आपके सामने एक फिगर आ चुका है। ये जो फिगर है, ठीक है, ये आपको एक पॉलन ग्रेन दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन को देखें, पॉलन ग्रेन है, और इस पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, और ये वैक्यूल दिख रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन में। ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं पहले तो। ठीक है। बाद में क्या होता है, इनका न्यूक्लियस अब देखें आप कि ये डिवाइड होना शुरू कर दिया है। ठीक है। ये डिवाइड होना शुरू कर दिया है ये, ठीक है ना। और आगे चल के क्या होता है कि डिवाइड हो गया है ना, डिवाइड हो गया। आप देखें कि एक जो है पॉलन ग्रेन में एक जो सेल है, बड़ा वाला पार्ट है, उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और दूसरा जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा वाला सेल का भाग है, उसको हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और भी मैंने बताया था कि जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल क्या होता है, एक तरह से वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। तो तुम गौर से देखो, तुम्हें नजर आएगा कि क्या है, ये जो छोटा वाला पार्ट है इस बड़े के साइटोप्लाज्म में ही तो तैर रहा है ना। और ये जब 2 सेल स्टेज बना है, 1 सेल एंड 2 सेल स्टेज, इसी समय 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन का सेड होता है ना, और बाकी में
3 सेल स्टेज में, है ना। तो 3 सेल स्टेज में क्या होता है भाई, ये जो तुम्हारा ये जो दिख रहा है जनरेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस पुनः डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सेल बन जाएंगे, 2 जनरेटिव सेल बन जाते हैं, तो 3 सेल स्टेज हो गए। और 3 सेल स्टेज में भी बहुत सारे में क्या होता है कि पोलन ग्रेन सेड होता है ना। आगे हम लोग और पढ़ते हैं, है ना। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो अब पोलन ग्रेन के बारे में और सारी चीजें जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन, है ना। जिसको इतना हल्के में हम लोग ले रहे हैं, एक्चुअल में वो उतना हल्का नहीं है, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे। पोलन ग्रेन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ द मेनी स्पीसीज काज द सेवरल, है ना, एलर्जीज, यानी कि कह रहा है कि बहुत सारी एलर्जीज होंगी पोलन ग्रेन से, है ना। ब्रोंकियल, है ना, एफ्लिक्शन इन द सम पीपुल ऑफ्टन द लीडिंग टू द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। यानी कि कह रहा है कि पोलन अच्छा तो है ना, यूजफुल तो है, लेकिन पोलन ग्रेन का बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है अब मैं बताऊं। तो इससे रिस्पायरेटरी डिजीज होती है ना। यानी कि पोलन ग्रेन जो है अस्थमा काज करते हैं, ब्रोंकाइटिस काज करते हैं, ठीक है ना। अब एक बात और समझो तो कि ब्रोंकाइटिस जो डिजीज है, एक डिजीज का नाम है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस जो डिजीज है, ये कैसा डिजीज है आपको मैं बताऊं कि ये रिस्पायरेटरी डिजीज है। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि इस डिजीज का किस ऑर्गन से रिलेशन है, तो आप बताएंगे कि ब्रोंकाइटिस का रिलेशन जो है रिस्पायरेशन से है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में होने वाला डिजीज है ना। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इट मे मेंशन दैट द पार्थेनियम और द कैरोट ग्रास दैट कम इनटू द इंडिया, ठीक है, एज ए कंटामिनेंट, है ना, with the imported wheat has become the ubiquitous in the occurrence and cause the pollen allergy, है ना। अब एक बात देखो कि एक घास है हम लोग के यहाँ, बहुत ही प्रचलित है ना। उसके कई सारे नाम है। कांग्रेस घास सुना होगा तुमने, है ना। कांग्रेस घास, गाजर घास, पार्थेनियम, सब उसी का नाम है ना। तो अच्छा पहले यह समझते हैं कि कांग्रेस घास इसको क्यों कहते हैं, है ना। आपने पार्थेनियम नहीं देखा होगा, ठीक है। तो पार्थेनियम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। तो पहले यह सुनते हैं कि कांग्रेस घास क्यों कहते हैं। तो बहुत समय पहले जब नेहरू जी देश के पीएम थे, उस समय क्या हुआ था कि व्हीट की कमी हो गई थी देश में। गेहूं को इंपोर्ट किया गया था, व्हीट को, है ना। फॉरेन से व्हीट को इंपोर्ट किया गया था दूसरे देशों से। उस व्हीट के साथ कुछ पॉलन आ गए थे यहां पे, कुछ सीड आ गए थे यहां पे, है ना। किसके? पार्थेनियम के। पार्थेनियम के सीड यहां आ गए और जर्मिनेट हो गए, है ना। उसके बाद ये पार्थेनियम, है ना, क्या धमाल मचा के रख दिया, है ना। पार्थेनियम दिनों रात बढ़ने लगा और ऐसा हो गया एक तरह से पूरी तरह से चारों तरफ छा गया। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी से, है ना, ग्रोथ कर जाना। तो जैसे ही पार्थेनियम का कोई सीड, है ना, गेहूं के साथ इंपोर्ट होके हमारी कंट्री में आ गया कांग्रेस की सरकार के समय में, यानी कि नेहरू जी की सरकार के समय में, ठीक है ना। और पूरे देश में फैल गया ये कांग्रेस घास, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ना। पार्थेनियम इसको कहते हैं, या कैरोट ग्रास कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। अब एक बात देखिए, जो ये आया था, ये पोलन ग्रेन या सीड जो आया था पार्थेनियम का, ये बहुत ही हार्मफुल है। आज की डेट में पूरे देश में फैल चुका है और इसकी जो पोलन है ना,
इनसे बहुत सारा एलर्जी होता है। ठीक है, कह रहा है कि कॉज द पोलन एलर्जी, यानी कि ये जो पार्थेनियम है, ये जो कांग्रेस घास है, ये जो कैरोट ग्रास है या गाजर घास है, इससे क्या होता है कि इससे इसके पोलन से हमें क्या होता है, एलर्जी होता है। अब मजे की बात यह है कि मैंने ये देखा है कई जगह या अपने ही गांव मैंने देखा है, बहुत सारे लोग पार्थेनियम को उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद उसे झाड़ू बना लेते हैं, है ना, और उसे अपने घर आंगन को साफ करते हैं, है ना। मैंने कई बार ये भी कहा है कि भाई ये ठीक नहीं है पार्थेनियम का, ठीक है, क्योंकि ये एलर्जी काज करता है। तो ये बात कई लोगों को समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो हालांकि पार्थेनियम से एलर्जी होती है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा सेफ रहेंगे इससे, पार्थेनियम से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पार्थेनियम के बारे में। हम लोगों ने देखा, आप सर्च करेंगे कि पार्थेनियम कौन सा है, क्या आपके आसपास है, ठीक है, तो हर जगह ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग पोलन का यूज क्या है, ठीक है। तो देखिए, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। तो पोलन ग्रेन जो है एक तरह से रिच इन न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर है ना। कैसे भाई, इट हैज बिकम ए फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज द पोलन टेबलेट्स, है ना, एज द फूड सप्लीमेंट। यानी कि वर्तमान समय में तो ये फैशन बन गया है। क्या फैशन बन गया भाई, कि पोलन का टेबलेट खाना है, पोलन का टेबलेट बनाया गया है और बहुत सारे लोग इसको, है ना, ये प्रचलन बन गया है, इसी को यूज कर रहे हैं खाने के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में। कह रहा है कि इन द वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ द पोलन प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स एंड सिरप आर द अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। हमारे यहां कम प्रचलन है, खैर वेस्टर्न कंट्रीज उनमें क्या है कि पोलन के टेबलेट बिक रहे हैं, पोलन का सिरप बिक रहा है ना। और क्या होता है कि मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, एनर्जेटिक है ना, न्यूट्रिएंट रिच है, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखें, द पोलन कंजम्पशन हैज बीन, है ना, क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस हॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है यहाँ पे कि पोलन कंजम्पशन, यदि आप पोलन खाते हैं तो क्या होता है कि जो एथलीट है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, उसके लिए वो एथलीट जो है पोलन को खा सकता है, पोलन टेबलेट को खा सकता है, पोलन सिरप को खा सकता है ना। और जो रेस हॉर्स है उसको भी पोलन टेबलेट, पोलन सिरप खिलाया जा सकता है ताकि उसकी स्टेमिना बढ़े, उसकी एनर्जी बढ़े। तो आप ये बात को ख्याल रखेंगे कि पोलन जो है केवल एलर्जी, पोलन ग्रेन जो है केवल एलर्जी काज नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ आपको एनर्जी देता भी है एनर्जी देता है, ठीक है। इसीलिए जो एथलीट है और जो रेस हार्स है, जिन घोड़ों को दौड़ना है, उन्हें पोलन का सिरप दिया जाता है या टेबलेट दिया जा सकता है ना। आपके सामने एक फिगर भी दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि पोलन प्रोडक्ट क्या क्या है। तो आपको दिखाया जाए पोलन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये देखें आप, पोलन प्रोडक्ट है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक हनी बी है, ये पोलन को कलेक्ट की है, इससे बहुत सारे तरह के पोलन प्रोडक्ट दिख रहे हैं। और ये टेबलेट भी दिख रहा है ना। ये जो टेबलेट है पोलन का, है ना, ये काफी एनर्जेटिक है, आप इन्हें खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस पे नाम लिखा है नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन द टीनी, है ना, गोल्डन पॉड, ठीक है। कह रहा है कि नेचुरल फूड फ्रॉम द हनी बी, यानी कि जिस तरह से आपको हनी जो है एक तरह से एनर्जी देता है, उसी तरह से इस पोलन टेबलेट में भी क्या एनर्जी है, ये हनी के द्वारा कलेक्ट किया गया पोलन है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और जानते हैं, है ना, ताकि इस टॉपिक को हम लोग खत्म ही कर दें आज। 2 मिनट का और समय लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो
अब देखें, कह रहा है कि वेन वंस दे आर सेड द पॉलन ग्रेन हैव द टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज बेबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। यानी कि कह रहा है कि एक बार जब ये सेड हो जाते हैं, है ना, यानी कि ये खुल जाते हैं, पॉलन ग्रेन जब बाहर आ जाते हैं तो सीधे सीधे स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, है ना, वो भी अपनी बेबिलिटी को लूज होने से पहले ही पहुंच जाते हैं। बेबिलिटी लूज होने का मतलब क्या होता है कि अपनी लाइफ को खत्म करने से, अरे भाई सबकी एक लाइफ है, तो पॉलन ग्रेन का भी एक लाइफ है, और उस लाइफ में ही क्या करता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, मरने से पहले ही क्या होता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन द बेबिलिटी। आपको क्या समझ में आता है कि पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकता है ना। आपके सामने सवाल है एनसीईआरटी का कि पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। यदि पता नहीं है तो जानते हैं। करेक्ट, द पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन रिमेन बेबल इज, ठीक है, हाईली वेरिएबल, यानी कि जो पीरियड है ये हाईली वेरिएबल है। सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द, है ना, प्रिवेलिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और कई बार तो इसका जो बेबिलिटी है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड है। ठीक है ना, यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो या टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, एक तरह से नष्ट भी हो सकता है जल्दी। यदि उसके फेवरेबल कंडीशन है तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है ना। आइए, कह रहा है कि इन द सम सीरियल्स, सीरियल का मतलब होता है गेहूं, चावल, धान, इस तरह के अनाज। कह रहा है कि एज राइस एंड व्हीट द पॉलन ग्रेन लूज बेबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स। यानी कि जितने भी सीरियल हैं जैसे कि राइस और व्हीट में जो पॉलन ग्रेन है उसकी बेबिलिटी जो है 30 मिनट के बाद लॉस्ट हो जाती है ना। कोई पॉलन ग्रेन सेड हुआ और 30 मिनट के बाद 30 मिनट तक उसको कोई क्या स्टिग्मा नहीं मिला, स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा तो नष्ट हो जाता है। यानी कि बेबिलिटी जो है उसकी 30 मिनट ही तो है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखने की जरूरत है। अब देखिए, कह रहा है कि एंड इन द सम मेंबर्स ऑफ द रोजेसी, यानी कि रोजेसी के कुछ मेंबर, है ना, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, दे मेंटेन द बेबिलिटी फॉर द मंथ। यानी कि कह रहा है कि कुछ तो ऐसे पौधे हैं जैसे रोजेसी के पौधे, अरे भाई रोजेसी में रोज आता है ना, रोज रोजेसी फैमिली का पौधा है। तुम्हारा ये सेव, एप्पल जो फॉल्स फ्रूट है वो भी रोजेसी का मेंबर है। ठीक है ना, तो रोजेसी फैमिली में अब लेगुमिनेसी में क्या आता है, लेगुमिनेसी में तुम्हारी दाल आती है ना, पिजन पी, ग्राम, ये सारी चीजें आती हैं। जितने भी दलहन पौधे हैं ये सारे लेगुमिनेसी में रखे जाते हैं, है ना। सोलेनेसी में क्या होता है, सोलेनेसी में वे पौधे आते हैं आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा, ये सोलेनेसी के पौधे हैं, है ना। तो क्या हुआ, एक तरह से कि रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में क्या होता है कि इनकी जो बेबिलिटी है पॉलन की वो लगभग महीनों दिन तक चलती है ना। 1 महीने तक इनकी पॉलन की बेबिलिटी होती है। तो याद रखने की जरूरत है, सबसे ज्यादा इसमें दिया हुआ है ना रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में। ठीक है, आगे चलते और भी मजेदार चीजों को जानते हैं। ठीक है ना, कह रहा है यू मे हैव हियर द स्टोरिंग द सीमेन। आपने ये बात तो सुना होगा, सीमेन को स्टोर करना, स्पर्म ऑफ द मेनी एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है ना, कह रहा है कि तुमने ये बात सुना है कि नहीं कि सीमेन को स्टोर किया जाए, है ना, स्पर्म को स्टोर किया जाए मेनी एनिमल्स के। ठीक है ना,
या इवन ह्यूमन स्पर्म को भी स्टोर किया जाए, क्या होगा भाई इसका? ह्यूमन स्पर्म को स्टोर किया जाए तो आखिर उसका क्या होता है? तो ह्यूमन स्पर्म को स्टोर करके उससे, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछो तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है, देखो, एक तो होता है कि नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो, है ना, एक मेल और एक फीमेल दोनों आपस में मिले, है ना, स्पर्म और एग फ्यूज हो और उसके बाद से ऑफस्प्रिंग को जन्म दे। ठीक है, एक तो कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन में देखो क्या होता है, तुमने बेबी टेस्ट ट्यूब का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? तो बेबी टेस्ट ट्यूब में देखो क्या होता है कि फीमेल का एग निकाल लिया जाता है, मेल का स्पर्म निकाल लिया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के दोनों को फ्यूज करा दिया जाता है ना, टेस्ट ट्यूब में लेकर के दोनों को फ्यूज करा दिया जाता है। तो अब तुम समझो ना कि जो स्पर्म स्टोर रहेगा उसी का तो यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो स्पर्म को स्टोर रखा जाए तो उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रयोग किया जाता है। या तुमने देखा है ना, पशुओं में देखो, कैटल्स में क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारी कैटल्स हीट होती है एक तरह से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, सीमेन उसको चढ़ाया जाता है, तो वो सीमेन जो है स्टोर किया गया है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि स्टोर करने की जरूरत है। अब देखो उसी तरह से कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज फॉर द ईयर, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सच स्टोरेज स्टोर्ड पोलन can be used as the pollen bank similar to the seed bank in the crop breeding program। अब देखो कह रहा है कि जैसे तुम सीमेन को स्टोर कर रहे हो, जैसे तुम ह्यूमन के स्पर्म को स्टोर कर रहे हो, उसी तरह से पोलन ग्रेन को भी स्टोर करो ना, ठीक है। और पोलन ग्रेन को स्टोर कैसे करोगे कि नाइट्रोजन, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री होता है ना, डिग्री सेल्सियस। तो 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में रख दो उसको, पोलन ग्रेन को, वो खराब होगा ही नहीं, है ना। यानी कि फ्रीजर का टेम्परेचर यदि 196 है तो उसमें पोलन को रख देते हैं हम लोग, पोलन स्टोर है, खराब होगा नहीं। और फिर से आगे उसका क्या कर सकते हो, क्रॉप ब्रीडिंग में यूज कर सकते हो। जिस प्रकार स्पर्म का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कर लिया, उसी तरह से यदि पोलन को स्टोर करते हो तो क्या हो सकता है, प्लांट ब्रीडिंग में, क्रॉप ब्रीडिंग में, है ना, उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट था हमारा पोलन। ठीक है, अभी तक हम लोग पोलन ग्रेन के ही बारे में पढ़ रहे थे। एक एक पॉइंट मैंने बताया है, कई सारे पॉइंट्स पे मैंने स्पेशल तरीके से डिनोट किया है, तो आप इन पॉइंट को गंभीरता से लेंगे, जैसे एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन, इंटाइन, सेलुलोज, पेक्टिन, है ना। तो इसी तरह से कई सारे, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होगा, है ना, -196 डिग्री पे पोलन को स्टोर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट करके आपको बताई है। ठीक है, तो आप इसको ठीक से रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफी देर हो गई, तो चलते हैं आगे, अगले एपिसोड में मिलते हैं।